किया, बहुत मतबाजी कर भी तो बहुत पीटा। हमारा पॉलिटी का पहला लेसन है जिसका नाम है मनु, और हम इसको पढ़ेंगे आज और जानेंगे इसके बारे में। पहला सवाल तो यही उठता है कि मनु कौन थे। तो हम इसके बारे में कई तथ्य मिलते हैं और इतिहासकारों का इसके ऊपर बहुत सारे मत हैं और बहुत सारे विचार हैं और कोई पुख्ता सबूत नहीं है, कोई संक्षिप्त या फिर कहीं कहीं लिखा नहीं गया कि मनु कौन है। अलग अलग जो इतिहासकार हैं उनका अलग अलग विवेचना की गई है कि मनु कौन थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि मनु एक नहीं थे, मनु का 14 बार जन्म हुआ था। तो मनु एक नहीं थे, मनु का 14 बार जन्म हुआ था। ठीक है, समय समय पर अलग अलग मनु आए और जो मनु स्मृति लिखी गई थी वो प्राथमिक मनु द्वारा नहीं लिखी गई थी, किसी और मनु द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, ये जो कालिदास है काफी विख्यात कवि थे, उन्होंने अपनी पुस्तक रघुवंशम में यहाँ तक कहा है कि जो रघुवंशी थे वो अपने राज्य का कार्यभार जो हुआ करता था उसको मनु से पूछ कर किया करते थे, उससे एक रत्ती भर भी इंच उधर उधर नहीं किया करते थे। ठीक है, तो मनु के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी मिलती है कि वो कौन थे। तो अलग अलग, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा मतभेद है। दूसरा प्रश्न उठता है कि मनु स्मृति क्या है। मनु ने जैसे आज के समय में हमारे देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून बने पड़े हैं, जैसे कि हमारा संविधान। ठीक है, उसी तरह उस समय में भी राजाओं के राज्य को चलाने के लिए मनु ने अपने हिसाब से उस समय एक निर्माण किया था मनु स्मृति का। ठीक है, मनु स्मृति एक तरह की पुस्तक है जो कि मनु द्वारा निर्मित है। ठीक है, इसके अंदर कुल 12 अध्याय यानी कि 12 लेसन है। ठीक है, और सभी लेसनों में अलग अलग चीजों की विवेचना की गई है। उस समय में एक एक चीजों की बातें की गई है। राजा कैसे चुना जाएगा, राजा के क्या काम होंगे, मंत्री परिषद कैसी होगी, मंत्री कौन कौन हो सकता है, धन कितना होना चाहिए राज्य के पास, राज्य कैसे आगे बढ़ता है, राज्य को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमें पड़ोसी राज्यों पे हमला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं जिनका उत्तर मनु स्मृति में मनु ने स्पष्ट रूप से दिया है। ठीक है, मनु स्मृति के बारे में कई लेखकों का भी इतिहासकारों का अलग अलग मत है। जैसे कि बीसी सरकार नाम के इतिहासकार है, उनका कहना है कि जो मनु स्मृति है वो 150 ईस्वी पूर्व लिखी गई थी। ठीक है, जो हंटर नाम के इतिहासकार है उनका कहना है कि मनु स्मृति से लगभग 600 वर्ष पहले ईसा पूर्व से 600 वर्ष पहले लिखा गया था। अब मजूमदार एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार है। मैं तो यहाँ तक सजेशन करूंगा कि बीए में जब राइटिंग किया जाए तो उस समय अगर कोई लेखक या इतिहासकार का नाम ना याद है तो मजूमदार का लिख दीजिएगा, क्योंकि मजूमदार का नाम बहुत बार आता है। ठीक है, मजूमदार का तर्क इस पे काफी ज्यादा अच्छा बैठता है और बहुत सारे लोगों ने इसको मान्यता भी दी है कि एक लगभग ईसा पूर्व से 3110 वर्ष पूर्व मनु स्मृति की रचना की गई थी। ठीक है, तो मनु स्मृति क्या है ये इसके बारे में हम समझ चुके हैं। और भी मनु स्मृति के बारे में कहा जाता है कि मनु स्मृति को जो 14 मनु हुए थे उनमें से किसी एक ने लिखा था और प्रथम मनु ने नहीं लिखा था। ये बात तो संक्षिप्त रूप से माना जाता है। ये एक प्रथा के अनुसार आगे बढ़ती गई, जैसे कि सर्वप्रथम इसको मनु से ये नारद के पास गई, नारद से मार्कंडे से सुमति भार्गव से भृगु ऋषि। ठीक है, ऐसे करते हुए मनु स्मृति आगे बढ़ती गई और यहाँ तक पहुंची है। ठीक है, मनु स्मृति के बारे में इतना तथ्य बहुत है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है धर्म। धर्म के बारे में मनु ने कहा है कि जो धर्म होता है, धर्म के बारे में मनु स्मृति में लिखा गया है कि धर्म का अर्थ आज के समय का धर्म नहीं है जो कि लौकिक और पारलौकिक यानी कि अभी इस दुनिया से दूसरी दुनिया की बात करता हो। ठीक है, मनु ने धर्म के विषय में कहा कि धर्म का जो धा धातु ये संस्कृत के धा धातु से बना हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। ठीक है, तो मनु ने अपने धर्म में बताया पुस्तक में कि धर्म का अर्थ धारण करना होता है। कोई भी राजा हो, शासक हो, वो धर्म परायण होना चाहिए। ठीक है, इसके मनु ने चौथा पॉइंट दिया है धर्म और दंड। मनु ने कहा है धर्म और दंड में कि जो राज्य है वो धर्म पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, दैवीय सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, राजा धर्म को मानने वाला होना चाहिए। ठीक है, वो धर्म का पूरा इज्जत करे और उसके प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो। ठीक है, अगर उसके बाद भी कोई धर्म का विरोध करता है, उल्लंघन करता है
जैसा कि यहाँ पे धर्म का मैं बार बार कह रहा हूँ कि मतलब वो नहीं जो आज के समय में है कि लौकिक और पारलौकिक, यानी कि ये ईश्वर वो ईश्वर नहीं। धारण करना कुछ गुण, कुछ दोष, कुछ नीति, कुछ रिवाज, कुछ कर्तव्य, कुछ कार्य, ऐसी सभी चीजें, इन सबको धारण करना ही धर्म बताया था मनु ने। ठीक है, तो मनु ने कहा कि जब इन सब का कोई उल्लंघन करने लगे तो उसको दंड देना चाहिए। मनु ने दंड का भी प्रावधान किया है इसके अंदर। मनु ने 3 प्रकार से दंड देने की बात की गई है मनुस्मृति में। पहला तो नैतिक प्रयोजन। मनुस्मृति में मनु ने नैतिक प्रयोजन से दंड देने का बात की है। नैतिक प्रयोजन का अर्थ होता है कि जब कोई गलत करे सच में तभी उसको दंड दिया जाए, बेवजह उसे दंडित ना किया जाए, वरना वो दंड उसके प्रलय का कारण बनती है। ठीक है, अधिकृत संस्था। मनु ने खास तौर पे इस बात पे जोर दिया है कि दंड देने वाली कोई एक संस्था हो, ना कि कोई ऐसा कोई भी मुंह उठा के आए और थप्पड़ दे दे किसी को भी। ठीक है, एक विभाग हो जिसको पूरे आदेश दिया जाए कि वो दंड दे सके। ठीक है, तीसरी बात कही गई है उल्लंघनीयता, यानी कि कुछ नियम कानून ऐसे बनाए जाए जिनका उल्लंघन करना इतना आसान भी ना हो। ठीक है, तो उसके आधार पर मनु ने कहा है कि उल्लंघनीयता नहीं हो तो दंड देने का कोई कारण ही नहीं बनेगा। ठीक है, अगली बात जो मनु ने कही है राजा के लिए कि राजा अपने शासन को कैसे चला सकता है, उसके ऊपर तो मनु ने कहा है कि उसके लिए मनु ने सप्तांग सिद्धांत दिए हैं, यानी कि कौन कौन से चीज होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं जो राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं और राज्य को नीचे गिरा सकते हैं, या फिर अपने राज्य पे दूसरे राज्य का कब्जा करवा सकते हैं, या फिर चाहे तो अपने राज्य को दूसरे राज्य के ऊपर थोप सकते हैं। पहला आता है स्वामी। मनु ने काफी जोर दिया है कि राजा एक योग्य गुण और पराक्रमी होना चाहिए। वो उसे किसी भी बात का भय ना हो, डर नाम का मतलब डर उसे भयभीत न करता हो, दुश्मन को देखकर उसका हृदय न कांपने लगे, ऐसा राजा नहीं होना चाहिए। राजा एक अच्छा और गुणवान होना चाहिए। ठीक है, मनु ने इस पे काफी जोर दिया है। अगली बात कही है मंत्रियों के बारे में। मनु ने कहा है कि अगर राजा योग्य ना भी हो तो भी मंत्री योग्य होने चाहिए। ठीक है, आज के समय में हमें इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज के टाइम में हमारे एक भी मंत्री पढ़ा लिखा नहीं है, सब अंगूठे छाप है, लेकिन उन सबके जो सेक्रेटरी है वो IAS रैंक के अधिकारी होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, और वो जितना भी काम करते हैं मंत्री, सब नाम तो मंत्रियों का आता है लेकिन करते हैं उसको सब IAS और IPS ही है। ठीक है, तो मंत्री बहुत ज्यादा अगर योग्य हो तो भी राज्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। ठीक है, तीसरी बात की गई है पुर। पुर का अर्थ होता है कोट या किला या राज्य। मनु ने कहा है कि हमारा राज्य की जो सीमा है वो किसी न किसी चीज में संपन्न होनी चाहिए। समुद्र से सीमा अगर लगती है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, राज्य का पूर्ण विवेचना की गई है पूर्व के अंदर कि राज्य कैसा होना चाहिए, उसके अंदर कुछ योग्यता होनी चाहिए, या फिर जैसे कि मान के चलो वहाँ पे उपजाऊपन बहुत ज्यादा हो, या फिर कोयला निकलता हो, या फिर पेट्रोलियम। उस समय पेट्रोलियम का तो कोई जरूरत नहीं था, लेकिन कोई पत्थर, शिलाखंड या बहुमूल्य धातु निकलती हो, ठीक है, तो रत्न निकलते हो, तो वो राज्य बहुत ही अच्छा और उन्नति करता है। तीसरा राज्य के बारे में भी पूर्णतः बात की गई है यहाँ पर भी। ठीक है, कि वहाँ पे किले के बारे में बात की गई थी कि किला साम्यवादी दृष्टि से, साम्यवादी कह रहा हूँ, जो दुश्मन की दृष्टि से ऊंचे स्थान पर बना हो। ठीक है, तो किला अच्छा होना चाहिए। और राज्य की मैंने बारे में अभी बताया ही है कि राज्य कैसा होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है कोष। कोष का मतलब होता है धन। मनु का कहना है कि राज्य कितना ही अच्छा सुदृढ़ कैसा भी हो, अगर उसके पास धन नहीं है तो वो राज्य को बर्बाद होते टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि समझ सकते हैं कि अगर किसी के साथ युद्ध हो गया और पैसा नहीं है तो हम ना ही किसी से कुछ अनाज खरीद सकते हैं, ना ही कोई हथियार खरीद सकते हैं। ठीक है, तो हारना तो फिक्स है ही उससे, और हार गए तो फिर उपजाऊपन हो या शिलाखंड हो या रत्न हो, सब धरे रह जाते हैं। ठीक है, तो धन का होना बहुत आवश्यक है। कोष भरा होना चाहिए। राजा इतना दानवीर भी ना हो कि सब कुछ दान ही दे दे। तीसरा पॉइंट दंड के ऊपर कहा है मनु ने इसके अंदर कई बातों को कहा है कि दंड विधान कैसा होना चाहिए, वो तो मैंने पहले बता दिया है। लेकिन दंड के अंदर मनु ने यहाँ पर कहा है कि
राजा के पास जो सैनिक है वो कैसे होने चाहिए? हस्ती सेना, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, और उसके बाद से और कहा और कौन सी सेना थी? अगर जल से संबंधित राज्य हो तो नौसेना का भी मनु ने कहा है कि इसमें होना चाहिए। ठीक है, एक रथ सेना की बात और की है मनु ने। ठीक है, अगर हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए ये सभी सेनाओं का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। सेना एक संवेदनशील विषय होता है, मानो तो ये सब कुछ है और ना मानो तो कुछ भी नहीं। जब तक युद्ध ना हो किसी के साथ तो तब तक सेना को बैठा कर खिलाना पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि ये बैठे बैठे खा रहे हैं, लेकिन जब युद्ध हो जाए अगर वो सेना ना हो तो सब बर्बाद हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है मित्र। मित्र का अर्थ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमारा मित्र, ठीक है, मित्र का अर्थ है कि पर राष्ट्र मित्र, यानी वो मित्र जो हमारे राज्य का पड़ोसी मित्र हो। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मित्र यानी कि हमारा पड़ोसी मित्र, उसके साथ हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। उसके साथ अगर हम व्यवहार गलत है तो अगर ऊंच नीच हो रहा है तो हम उसको बनाए रखने के लिए धन भेंट कर सकते हैं, कुछ अंश भेंट कर सकते हैं, और फिर चाहे तो उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। कुछ भी करें लेकिन पड़ोसी के साथ हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तो ही हमारा जो राज्य है वो अच्छे तरीके से बढ़ सकता है और सफलता की ओर गति कर सकता है। तो मनु ने इस प्रकार से, मनु की जो इतनी विवेचना थी इसको हम पढ़ लिए हैं। मनु लेसन के और भी बहुत सारे अध्याय हैं, हम बारी बारी से छोटी छोटी क्लास करके आपको देते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।